चलिए हम आज रीडिंग सी का सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और रीडिंग सी सोल्यूशन से रिलेटेड मैंने जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया रीडिंग सी जो जी। एग्जाम है उसको उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, फॉर्मेट में जैसे इसके अंदर दो लॉन्ग एक्सट्रैक्ट होते हैं, एक टॉपिक होता है उसके ऊपर 850 वर्ड्स के, ठीक है, पैराग्राफ होते हैं 6 से 8। ठीक है, और उन जी। पैराग्राफ में जो भी रिसर्चर ने अपनी आइडियाज और अपनी कहने के कंक्लूजन जो इन्फ्लुएंस दी होती है उसके अंदर, ठीक है, अपना एटीट्यूड और ओपिनियन टॉपिक्स के ऊपर वो होता है। और उसके ऊपर 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उन 6 से 8 पैराग्राफ के ऊपर 8 क्वेश्चंस बने होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक आता है, वो भी 600 800 वर्ड्स का राउंड रोबोट पैराग्राफ होते हैं, और उसमें भी 8 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इन 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एटीट्यूड और ओपिनियन की जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो कल हमने डिटेल इसके ऊपर बात ही की थी कि एटीट्यूड और ओपिनियन के लिए अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहे हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे प्रॉमिसिंग, ठीक है, इफेक्टिव, तो वो लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर नेगेटिव है तो हम उसके लिए लिमिटेड, प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड, ठीक है, वो नेगेटिव ओपिनियन को जाहिर करेगा। और जो थर्ड होता है न्यूट्रल, ठीक है, उसके अंदर मे बी, कुड बी, पॉसिबली, लाइकली, तो ये वो वर्ड्स हैं जो न्यूट्रल लैंग्वेज को जाहिर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के अंदर भी एक आइडिया आता है, पैराग्राफ के अंदर भी आइडियाज होते हैं। ठीक है, आपने रीडिंग सी को मास्टर करने के लिए, रीडिंग सी को क्रैक करने के लिए, अब देखिए मैं एक ही चीज को 3 लफ्जों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। रीडिंग सी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, रीडिंग सी को मास्टर करने के लिए, रीडिंग सी को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे सोल्यूशन, मास्टर, क्रैक का एक ही मतलब है, ये एक ही वर्ड, एक ही जी। लफ्जी मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सेंस से मैं इनको यूज कर रहा हूँ। तो ओईटी भी यही करता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स के जरिए से एक ही लफ्ज को बता रहा था, एक ही मीनिंग को समझा रहा था। जिस तरह आज बताने का मकसद मेरा यही है कि रीडिंग सी का हमने अंडरस्टैंड करना है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सोल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, मास्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ, और क्रैक वर्ड यूज कर रहा हूँ। ओईटी भी ऐसे करता है कि जो ऑप्शन के अंदर उसने वर्ड दिया था, जो उसने वर्बल फ्रेज दिया था, उसको वो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, डिफरेंट पैराफ्रेसिंग के साथ यूज करता है। आपने पिक करना होता है कि ऑप्शन पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड दे रहा है, न्यूट्रल एटीट्यूड दे रहा है, और पैराग्राफ में जहां ये इंफॉर्मेशन मेंशन है वहां पे क्या है, क्या ये डिस्ट्रैक्टर तो नहीं है। जैसे डिस्ट्रैक्टर्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ कि मेजर 3 किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहला डिस्ट्रैक्टर क्या होता है कि क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है, ऑप्शन में वो बात नहीं लिखी हुई, बात ऑप्शन और पैराग्राफ में मैच तो कर रही है लेकिन क्वेश्चन में वो बात नहीं पूछी, तो पहला डिस्ट्रैक्टर हो गया। आधा ऑप्शन मेंशन है, आधा ऑप्शन मेंशन नहीं है पैराग्राफ के अंदर, तो ये सेकंड डिस्ट्रैक्टर हो गया। थर्ड डिस्ट्रैक्टर क्या, ऑपोजिट बात लिखी होगी, ऑप्शन के अंदर डिफरेंट तरीके से लिखी है, ऑपोजिट लिखी है, पैराग्राफ के अंदर ऑपोजिट लिखी है, तो वो थर्ड डिस्ट्रैक्टर हो गया। आपको इन 3 डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पैराग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद आपने इन 3 डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना था कि इन 3 किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आप इनको टाइमली यूज कर ले, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर राइट आंसर के पास जाना आपके लिए और आसान हो जाता है। ठीक है, अब लैंग्वेज मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भी आपके लिए वोकैबुलरी बहुत जल्द आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो टीचर्स का अपना व्यूज बताते हैं इस बारे में, वो ये कहते हैं कि the vocabulary which will be built by you, that will be more effective and that will be stored in your passive memory. Whatever that will be stored in your passive memory, that will be more effective in your exam. जो चीजें आप खुद से अपनी vocabulary बनाएंगे वो आपकी पैसिव मेमोरी, जो हमारी याददाश्त होती है, उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। और वो चीजें जो याददाश्त के अंदर स्टोर होती हैं वो ज्यादा हमें हेल्प करती हैं रियल एग्जाम में। हाँ, रियल एग्जाम में सेम टू सेम वर्ड ना आए, लेकिन आपकी जो पैसिव मेमोरी होती है वो आपको हेल्प करती है चीजों को, उनके मीनिंग्स को गैस करने में, उनके मीनिंग्स को अज्यूम करने में कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, so still I will try to manage as much as vocabulary I can send you, but whatever the exam you are going to attempt in coming days, like which recently I have shared an exam of complete reading paper, that is a previous exam of OET। OET ने प्रीवियसली एग्जाम लिया है, उसका एक एग्जाम मैंने अभी ग्रुप के अंदर शेयर किया, दोबारा आज मैं कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया वो स्टूडेंट उसको कंप्लीट करें और मुझे शेयर करें। फिर उसमें से देखिए मैं आपको वोकैबुलरी बनाना सिखाऊंगा।
वो वोकेबलरी जो आप अपनी बनाएंगे दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो आपने लाइव एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के साथ सीखी होगी। फिर हमने ये बातें ऑलरेडी मैंने कर दी हैं कि आपने देखना होता है कि राइटर क्या कर रहा है, जो आइडिया दिया गया क्वेश्चन के अंदर राइटर पैराग्राफ के अंदर उसको सपोर्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, या न्यूट्रल है उसके बारे में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है। ये तीन किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर मैंने आपको एक सिखाया था कम्प्लेक्स सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना, ये भी हमने कल बात की थी लेकिन आज रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट आइडिया होता है उसके अंदर आंसर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है जिसमें लिखा था रिजल्ट्स आर प्रोमिसिंग ऑल्दो मोर रिसर्च इज नीडेड। यहाँ पे दो आइडिया है, एक है कि रिजल्ट्स आर प्रोमिसिंग और सेकंड आइडिया क्या कि मोर रिसर्च इज नीडेड, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर देखें लिखा होगा कि एक जगह पे लिखा होगा कि द स्टेटमेंट विच वाज गिवन आफ्टर एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इफेक्टिव। अब ये किसको शो कर रहा है, जो पहली स्टेटमेंट, जो पहला पार्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट का, उसको शो कर रहा है। सेकंड या थर्ड ऑप्शन के अंदर लिखा होगा कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट एफर्ट स्टिल द रिसर्च देयर इज मोर स्टडी रिक्वायर्ड, ठीक है, नीडेड की बजाय रिक्वायर्ड लिख दिया होगा। तो ये सेकंड जो पार्ट ऑफ द पैरा ऑप्शन इसका स्टेटमेंट क्या है उसको शो कर रहा है। तो जो आंसर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिपेंडेंट आइडिया होते हैं जहां पे जैसे मोर रिसर्च इज नीडेड है, तो आंसर जो इंडिपेंडेंट आइडिया होता है, जो सेकंड आइडिया होता है, जो कंट्रास्ट वर्ड के बाद यूज किया जाता है, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये मैंने कल जी। आपको बात एक बताई थी। फिर मैंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आपके साथ डिस्कस की थी, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप देखें कि स्टेटमेंट के अंदर ये पॉजिटिव है राइटर का ओपिनियन, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं जैसे ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट लिखा हुआ है, अर्ज क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टिल अननोन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इनिशियल हाफ में देखें जहाँ पे इनिशियल स्टडीज इनटू द न्यू वैक्सीन हैव शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट, ठीक है, यहाँ तक वो पॉजिटिव अपना दे रहा है। प्रॉमिसिंग रिजल्ट जो होता है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव ओपिनियन होता है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब बट कंट्रास्ट वर्ड आ गया, तो अब मैंने वो कहा था कि जहां कंट्रास्ट वर्ड होगा तो ये हमेशा याद रखें कि अगर उससे पहले पॉजिटिव उसने ओपिनियन दिया है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी, जो व्यू होगा, जो आइडिया होगा, वो या तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टिल अननोन या अर्ज क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रल है इस बारे में। अगर वो कहता है ना कि नॉट इफेक्टिव, ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज, वेरी डेंजरस, अर्ज कॉशियस की बजाय वेरी डेंजरस लिख देता, तो फिर क्या होना था कि ये नेगेटिव ओपिनियन हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल ओपिनियन है। अब हमने ऑप्शंस के अंदर देखना होगा कि अगर आंसर यहाँ से पिक किया गया है तो ऑप्शन के अंदर जो न्यूट्रल व्यू होगा, जो न्यूट्रल ऑप्शन होगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये कल हमने स्टेटमेंट डिस्कस की थी। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर यहाँ पे देयर कैन बी नो डाउट, इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ओपिनियन को शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं वाइल अर्ली ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैव प्रोवाइडेड मोर सम रिलीफ देयर इफेक्टिवनेस रिमेन लिमिटेड। अब ये रिमेन लिमिटेड लीविंग मैनी पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड, रिमेन लिमिटेड, ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव ओपिनियन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगी, जो ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है, वो नेगेटिव ओपिनियन होगा, वो नेगेटिव ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो आपने ये रीडिंग सी का सोल्यूशन है कि जब तक आप रिसर्च लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, कि जो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, जो पैराग्राफ को मैं डिवाइड करके इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है, और डिस्ट्रक्टर्स तो नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आधी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो वैसे गलत हो जाएगा। आल्दो वो ओपिनियन मेंशन मिल रहा हो, मतलब वो ओपिनियन भी नेगेटिव है और पैराग्राफ के अंदर भी नेगेटिव है, लेकिन जो सेकंड हाफ ऑफ द ऑप्शन है वो प्रेजेंट नहीं है पैराग्राफ के अंदर, तो वो भी क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये डिस्ट्रैक्टर जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हमने कल किया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड इसलिए सेशन कर रहा हूँ कि कल कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ अवेलेबल नहीं थे और वो आज भी अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें हमने रिकॉर्डेड सेशन सेंड करना है ताकि वो इस चीज़ को रिव्यू कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आज दोबारा से एक क्वेश्चन ये करूंगा और एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए आज होगा, ठीक है, रीडिंग सी से रिलेटेड। तो जो पहला क्वेश्चन था हमने कल किया था वो क्या था कि व्हाट फीलिंग डज द राइटर एक्सप्रेस इन द सिक्स्थ पैराग्राफ। हमने नेक्स्ट चीज देखनी है कि रीडिंग सी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। पहले आपको स्किल आनी चाहिए। स्किल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ओपिनियन की लैंग्वेज आनी चाहिए, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि पॉजिटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन या न्यूट्रल ओपिनियन की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है।
सेकंड फिर क्या होता है कि आपको स्टेप समझिएगा, आपने जब पैराग्राफ और क्वेश्चन आपके सामने तो आपने करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जब क्वेश्चन, वो अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आपने ऑप्शंस को नहीं देखना, आपने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट फीलिंग, ठीक है, व्हाट फीलिंग डज। तो यहाँ पे हमने व्हाट फीलिंग ढूंढनी है। कौन सी फीलिंग ढूंढनी है? डज द राइटर, जो राइटर एक्सप्रेस कर रहा है, राइटर कोई फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस कर रहा है 6 पैराग्राफ के अंदर, और वो फीलिंग हमने ढूंढनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने 6 पैराग्राफ को ढूंढना है, उसके अंदर राइटर जहाँ पे कोई चीज एक्सप्रेस कर रहा है वो जो फीलिंग है वो कौन सी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। जब हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने पैराग्राफ पे मूव कर जाना। अब पैराग्राफ की स्कीमिंग ऑलरेडी मैंने जैसे की हुई है कि आप शुरू से पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक्सप्रेस देखना है कि राइटर क्या एक्सप्रेस कर रहा है 6 पैराग्राफ के अंदर। तो एक्सप्रेस करने के लिए वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, कौन से अपने टोन यूज कर रहा है, पॉजिटिव टोन यूज कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है कि न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हमने हाईलाइट की हैं, हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि वी आर ट्रेन टू बिहेव कामली। तो डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हैं वो उसके बारे में बता रहा है कि उनको उनको सिखाया से जाता है कि वो क्या करें, कामली बिहेव करें इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, ताकि पैनिक सिचुएशन को क्या किया जाए, कम किया जाए, ना फील किया जाए। दिस इज अनअर्जुबली अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल कंडक्ट, और इसको प्रोफेशनल कंडक्ट कहा जाता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर्स बड़े कामली बिहेव कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पैनिक नहीं हो रहे होते, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। It can, however, make it difficult to learn to express sympathy and other emotions that might sometimes be helpful for patient, ठीक है। अच्छा, जब आप बहुत काम होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके लिए मुश्किल क्या आता है, ये भी अब क्या है उसका, वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो वर्ड एक्सप्रेस भी यूज हुआ है। डिफिकल्ट टू लर्न, ये कंट्रास्ट वर्ड है, however, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो उसका बता रहा है कि बिहेव कामली करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बताया। अब आगे जो however के बाद क्या कर रहा है कि वो उसको बता रहा है, इसका नेगेटिव एक्सप्रेस बता रहा है, क्या कर रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू लर्न टू एक्सप्रेस सिंपथी। इससे होता क्या है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सिंपथी और जो इमोशंस होते हैं, वो पेशेंट जो जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कि जब हम पेशेंट से पोलाइटली बात करते हैं और उसके साथ जेंटली उसको टच कर रहे होते हैं या रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी बता रहे थे, तो पेशेंट उससे वो पेशेंट के लिए बात सिचुएशन हेल्पफुल होती है। तो कहता है जब आप कामली बिहेव करते हैं तो वो उससे क्या होता है कि बाजुगात आप बहुत सारे जो सिंपथी और इमोशंस है वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जो पेशेंट को हेल्पफुल हो सकते थे, ठीक है। तो ये क्या है, पेशेंट एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स किसके बारे में, जो रिसर्च टॉपिक शुरू से डिसाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि वो अब डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, वो बता रहा है कि उनको कामली बिहेव किया जाता है, ठीक है। आई डू नॉट विश टू इम्पेल दैट एनी मेडिकल प्रोफेशनल्स आर अनसिपिनिंग। वो कहता है कि आई डू नॉट विश टू इम्पेल, मैं इस चीज के ऊपर कोई जो है ना जोर नहीं देना चाहता, या इस चीज पे कोई अपनी वो जो है ना इम्प्लीमेंटेशन अपना ठोसना नहीं चाहता व्यू, कि ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अनसिम्पैथेटिक होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो उनके अंदर रहम या उनके अंदर एहसास नहीं होता। मेयरली दैट having learned how not to express panic or anger, it may sometimes it be necessary to make conscious effort to relearn, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो काम भी वो बिहेव कर रहे हैं उसका फायदा क्या होता है कि वो बहुत सारी पैनिक और एंगर वाली सिचुएशंस में सीख रहे होते हैं कि आपने कॉन्शियसली एफर्ट टू रीलर्न। तो वो सीख रहे होते हैं, क्या सीख रहे होते हैं, हाउ टू शो कॉमन ह्यूमन सिंपथी, ठीक है। जो कॉमन सिंपथी जो सबके लिए यूज हो सकती है वो सिर्फ शो कर देते हैं। आई हैव ऑफन लर्न, आई हैव ऑफन हर्ड डॉक्टर से हाउ मच इजियर इट इज टू टॉक टू। अब वो कह रहा है कि मैंने ये अक्सर सुना है कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारे लिए जो जो मेडिकल सिचुएशन होती है वो किसी फ्रेंड के साथ या नेबर के साथ बात करना, वे टू डिजीज इज अफेक्टिंग देम, देन इट इज ओके, देन इट इज टू टॉक। अच्छा, इजी क्या होता है कि वो फ्रेंड और नेबर के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होते हैं जो सेम कंडीशन के साथ सफर करते हैं, उस सिचुएशन में वो अपने जो वो बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस सही तरह नहीं कर पाते। परहैप्स इन द क्लिनिकल सेटिंग इट इज इजी, ठीक है, टू बिकम ओवरवेल्म्ड। तो कहता है कि ये बात कॉमन है, पर है भी जो होता है ये कंट्रास्ट वर्ड है कि एक आइडिया को दो आइडिया को बात कर रहा है। यहाँ भी वो बता रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो बता रहा है कि ये सारी चीजें होती हैं, ये उससे होता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव बता रहा है कि वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ओवरवेल्म्ड होता है कि वो बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। वो कोई एक चीज उनके जेहन में नहीं चल रही होती, उन्होंने पेशेंट की मैनेजमेंट, पेशेंट की जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या करनी है, ऑर्डर्स क्या करने हैं, कौन सी चीजें क्या, कौन सी, वो सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो ओवरवेल्म्ड होते हैं।
टू यूज अथॉरिटेटिव लैंग्वेज टू कवर अप थेरापेटिक फेलियर, ठीक है, ताकि थेरापेटिक फेलियर को क्या कर सकें, कवर कर सके, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, ये उसको एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। The unintended consequences may then be that this also serve to disuse sympathy। और इससे होता क्या है कि इसका मेन कॉन्सिक्वेंस इसका क्या निकलता है कि जब वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो लगता ये है कि वो उनके अंदर सिंपथी नहीं है, या उन्होंने अपनी सिंपथी को छुपाया हुआ है, ठीक है, वो बेरहम बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें क्या हुआ है, मैंने पैराग्राफ का जिस्ट ले लिया और जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि उसने एक्सप्रेस किया है उस इंफॉर्मेशन को मैंने हाईलाइट कर लिया है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। वो जो भी डॉक्टर्स की सिचुएशन है, जो डॉक्टर इमरजेंसी में बिहेव करते हैं, उस चीज को वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, उस अपनी फीलिंग्स कैसे बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनको बता रहे हैं कि वो ओवरवेल्म्ड होते हैं, और उनको हमने वो क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे, पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा है अपना उनका, कि वो अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, वो कामली देखते हैं सारी चीजों को, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग, जो हमने जगह जगह पे हाईलाइट कर लिया। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो जो ऑलरेडी आपने इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में हाईलाइट किए थे आप उससे कोरिलेट करते हैं कि ये जो ऑप्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन है ये पैराग्राफ में कहाँ थी, उसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर तो वो कंप्लीट मेंशन है तो सेकंड क्या होता है देखना है कि क्वेश्चन में यही बात पूछी गई थी या कोई और बात थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में भी वही बात पूछी गई थी, पैराग्राफ में भी वही बात लिखी है, ऑप्शन में भी वही बात लिखी, तो वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं मेंशन होगी क्वेश्चन के अंदर तो वो हमारा डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा, या आधी लिखी होगी तो भी हमारा डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा, या ऑपोजिट लिखी होगी तो भी हमारा डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा। तो इतने करने के बाद हम कहाँ पे मूव करेंगे, हम दोबारा जो है वो अपने ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के अंदर एक वर्ब फ्रेज होती है, एक नाउन फ्रेज होती है। हर जो भी सेंटेंस ओईटी वाला देता है ना उसके अंदर एक वर्ब लाजमी होता है, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने पेपर डिजाइन ही ऐसे किए कि वो आपको असेस करना चाह रहे थे, कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो रहा, क्या ये इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर क्या बात कर रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सर्टेन बिहेवियर, उनका जो भी बिहेवियर होता है वो तक किसी भी वो इसमें रीजन की बात कर रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि जो उनका सर्टेन बिहेवियर है वो किसी वजह से होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, सरप्राइज। अब देखिए हमने ये देखना है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, सरप्राइज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। मैंने आपको बताया था कि जो रीडिंग ए को भी आज मैं एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने बताया कि रीडिंग ए के अंदर क्या है कि जो वर्ब होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन के अंदर वर्ब होता है वही पैराफ्रेज करके पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है, सिनोनिमस लैंग्वेज या पैराफ्रेज करके पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है। तो जब आप ऑप्शन के अंदर वर्ब को पढ़ते हैं तो साथ ही आपने अपने माइंड को तैयार करना है कि इसकी सिनोनिमस लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की सिनोनिमस लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, सरप्राइज की सिनोनिमस लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, कंसर्न की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, और इम्पेशंस की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन का एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है कि वो रीजन फॉर सर्टेन बिहेवियर बता रहा होगा, ठीक है। बी के अंदर क्या है, डिफरेंस इन अप्रोच बता रहा होगा कि वो जो अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके अंदर डिफरेंस जो आता है उसके लिए वो सरप्राइज होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, कंसर्न किस चीज का शो कर रहा होगा, वेलफेयर ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के जो वेलफेयर होता है डिफरेंट सेटिंग के अंदर उसके बारे में वो कंसर्न शो कर रहा होगा। थर्ड क्या है कि क्रिटिक्स कर रहा होगा, किसके ऊपर क्रिटिक्स कर रहा होगा, मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर क्रिटिक्स कर रहा होगा, ठीक है। अब ये हमारा आता है थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, सेकंड स्टेप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि आपने ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना और ऑप्शन के डिफरेंस को देखना। जैसे मैंने तीन चारों ऑप्शंस के मैंने आपको वर्ब्स दिखाए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, सरप्राइज है, कंसर्न है, इम्पेशंस है, और यहाँ पे सर्टन बिहेवियर के रीजन है, यहाँ पे डिफरेंस इन अप्रोच का जिक्र है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ पेशेंट का जिक्र है, यहाँ पे क्रिटिक्स का जिक्र है। अब हमने ये देखना है कि ये ऑप्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बारी बारी इसको देखें तो जो हमने हाईलाइट इंफॉर्मेशन की होगी जब हम क्वेश्चन को पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर रहे थे, उन्हीं में से मैं ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ पे इस बात का जिक्र हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन इम्पेशेंस, तो कहता है कि इम्पेशेंस विद सम क्रिटिक्स ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, जहां पे मेडिकल प्रोफेशन की बात हो रही होगी वहां पे हमें देखना है कि क्रिटिक्स हो रही है। अगर क्रिटिक्स हो रही है तो जो लैंग्वेज वो यूज कर रहा है क्रिटिक्स करने के लिए क्या वो इम्पेशंस वाली लैंग्वेज है, ठीक है।
तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ऑप्शन को आपने देखा, मेडिकल प्रोफेशनल है, क्रिटिक्स है। अब वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है क्रिटिक्स के लिए वो इम्पेशंस है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे कहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की जिक्र हुई है। तो यहाँ पे एक जगह पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो कहता है कि आई डू नॉट विश टू इम्पेल, वो कहता है कि मैं क्रिटिक्स करना चाहता, तो वो कहता है कि आई डेफिनेटली वांट टू पॉइंट आउट यू, ठीक है। अगर वो क्रिटिक्स करता तो कहता है कि आई डेफिनेटली वांट टू पॉइंट आउट यू, आई वांट टू हाईलाइट, आई एम वेरी कंसर्न, आई वांट टू यू नो टेक एन एक्शन। तो ये क्या ना था, जिससे क्रिटिक्स की लैंग्वेज होनी थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आई डू नॉट विश टू इम्पेल, मैं तो ख्वाहिश ही नहीं करता कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। किस टॉपिक पे, कि मेडिकल प्रोफेशनल्स आर अनसिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे क्रिटिक्स हो ही नहीं रही, ठीक है, और ना ही वो कोई इम्पेशंस वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है, इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, जब हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है, कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ पेशेंट। अब हमने देखना है कि कहाँ पे वेलफेयर ऑफ पेशेंट की बात हो रही है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं, जैसे डीएच की होता है, टीएच की होता है, टर्शरी हॉस्पिटल्स होते हैं। इस तरह की वो कहता है कि वो कुछ सेटिंग्स हैं जहाँ पे वेलफेयर ऑफ पेशेंट के बारे में वो कंसर्न है, ठीक है। जो सर्टन सेटिंग्स हैं उनके अंदर जो पेशेंट की वेलफेयर हो रही है उसके बारे में वो क्या है, कंसर्न है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब जाना है पैराग्राफ के अंदर और हमें देखना है कहाँ पे सर्टन सेटिंग का जिक्र है और वेलफेयर ऑफ पेशेंट की बात हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे मतलब इजीली आपको समझा रहा हूँ। आप अटेम्प्ट भी जब करेंगे इस तरह का कोई न्यू क्वेश्चन, तो आपने यही स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। आपने ऑप्शन को पहले अंडरस्टैंड करना है कि ऑप्शन के अंदर बात क्या आ रही है, फिर जो मैंने पैराग्राफ के अंदर बात पढ़ी है वो कहाँ पे लिखी है, आपने उधर जाना है, ठीक है। तो हम जाते हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर वो कह रहा है सर्टन सेटिंग का जिक्र देखते हैं जी, सर्टन सेटिंग का जिक्र कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोफेशनल कंडक्ट, आई डोंट वांट टू विश merely how to common human empathy I have often doctors who say easier to friend। और अब यहाँ पे सर्टन सेटिंग का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो जो सेटिंग होती है, सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि टीएच की, डीएच की, या हॉस्पिटल के नाम हो सकते हैं कि कैंसर का हॉस्पिटल है या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, ठीक है, इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो यहाँ पे हम अगर कीवर्ड्स को देखें, जितने भी शुरू से इमरजेंसीज की बात हुई है, बस इमरजेंसी में करना है, अर्जली प्रिपेयर्ड, और ये बात हुई है डू नॉट विश टू इम्पेल दैट एनी मेडिकल प्रोफेशनल सिंपैथी, है वो डिफरेंट बात कर दी, वही ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ह्यूमन सिंपैथी से रिलेटेड बात की, यहाँ पे कौन से सेपरेट। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी मैंने स्कीमिंग किया उनमें से मैं वर्ब्स को पढ़ रहा हूँ, ये टाइम बचाता है आपका। रियल एग्जाम के अंदर भी आपने ऐसे करना है कि जब आपने स्कीमिंग आपने आंसर ढूंढना है तो आपने वही सेंटेंस के पास जाना है, देखना यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉन्शियस एफर्ट टू लर्न, रीलर्न की बात कर रहा है, यहाँ पे नेबर्स और फ्रेंड्स से रिलेटेड की बात कर रहा है, यहाँ पे परहैप्स इन क्लिनिकल सेटिंग, यहाँ पे क्लिनिकल सेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात है, क्लिनिकल सेटिंग की बात आई है। तो यहाँ पे सर्टन सेटिंग और क्लिनिकल सेटिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये परहैप्स इन द क्लिनिकल सेटिंग इट इज इजी टू बिकम ओवरवेल्म। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इजीली बिकम ओवरवेल्म बाय द वेट ऑफ क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू यूज ऑफ अथॉरिटेटिव लैंग्वेज टू कवर अप थेरापेटिक फेलियर। तो यहाँ पे वो देखें, जो ऑप्शन है वहां पे वो नेगेटिव कंसर्न शो कर रहा है कि कंसर्न है, और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर वो बता रहा है कि जो सर्टन सेटिंग है अगर उसके अंदर वो भी जाते हैं तो वो किस लिए इसको यूज कर रहे हैं, उस चीज को कवर अप थेराप्यूटिक फेलियर। अब आपने देखना है कि कंसर्न जो है वो देता है नेगेटिव फीलिंग, जो कवर अप थेराप्यूटिक फेलियर है ये पॉजिटिव सेंस देता है। यहाँ पे एक तो क्लिनिकल सेटिंग, एक ही सेटिंग के बारे में बात है, सर्टन सेटिंग के बारे में बात में नहीं है। सर्टन सेटिंग चले अगर हम अंडरस्टैंड कर भी लें सामो इसको पैराफ्रेज करके सिनोनिमस करके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में वो कंसर्न है। तो वहां पे वो कंसर्न नहीं है, वो बता रहा है वो अगर ओवरवेल्म भी है तो वो क्या कर रहे हैं, वो कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कवर अप कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा है अपना। तो जब वो पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा है तो फिर यहाँ पे हमारा जो कंसर्न वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमने देखना है कि कहाँ पे सरप्राइज वाली लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम देखना है कि कहाँ पे डिफरेंस इन अप्रोच का बात हो रही है। तो दो अप्रोचेस का जिक्र होगा कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 पे ले करता हूँ, कोई कहता है मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 करता हूँ। तो ये डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है, ये डिफरेंस है पेपर को अटेम्प्ट करने का, अप्रोच डिफरेंट है, उसका डिफरेंस है।
अब आपने देखना है कि जो राइटर अपनी फीलिंग्स बता रहा है उसके अंदर वो जो अप्रोचेस की बात कही कर रहा है जिसके अंदर कोई डिफरेंस है, और जो वो लैंग्वेज यूज कर रहा है उन डिफरेंस को बताने के लिए, क्या वो सरप्राइजिंग है? ठीक है, तो हम जाएंगे अपने पैराग्राफ पे वन सेकेंड, हम जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। ऑलरेडी ये कल किया हुआ है हमने, ठीक है। तो पैराग्राफ में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे पहली बात ही हमने कल देखा था कि यहाँ पे वो जिक्र ही नहीं है किसी डिफरेंस अप्रोच का, कि एक अप्रोच पेशेंट पे यूज की वो इफेक्टिव नहीं, तो यहाँ पे तो एक ही उन्होंने बात की है, बिहेव कामली। बिहेव कामली को ही उसने फर्दर डिस्क्राइब किया है कि वो कौन सा सिंपैथेटिक बिहेवियर है या एम्पैथेटिक बिहेवियर है, इसके साथ होता क्या है, ओवरवेल्म्ड होते हैं, थेरापेटिक कवर अप थेरापेटिक फेलियर होता है। तो वो क्या कह रहा है कि एक ही अप्रोच है जो कि बिहेव कामली है, और उस अप्रोच के ऊपर ही वो अब डिफरेंट फीलिंग्स अपनी बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जो ऑप्शन बी है वो भी डिस्ट्रैक्टर बन जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी में जो बात है डिफरेंस इन अप्रोच, वो जिक्र ही नहीं है प्रॉब्लम को करते होकर, ठीक है। तो ना ही फिर सरप्राइज लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी हमें, जब ये वाला पार्ट ही नहीं मेंशन तो फिर इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला पार्ट मेंशन है, क्रिटिक्स वाला पार्ट मेंशन है, तो फिर हमने देखना कि ये लैंग्वेज है कि नहीं है। ठीक हो गया? तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, कहता है कि रीजन फॉर सर्टन बिहेवियर, जो डॉक्टर्स का बिहेवियर है उसके बारे में वो अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा है कि वो उनका सर्टन बिहेवियर क्यों है। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने लैंग्वेज को देखना है कि कौन सी लैंग्वेज है जो हमें अंडरस्टैंडिंग को शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो बता रहा है कि वो उन जो डॉक्टर्स का बिहेवियर है, जो डॉक्टर कामली बिहेव करते हैं या ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो कवर अप थेरेपेटिक फेलियर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, वो कॉन्शियसली एफर्ट टू रीलर्न कर रहे होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग शो कर रहा है उसकी, कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर एक डॉक्टर कामली बिहेव कर रहा है इमरजेंसी में तो उसके रीजन पीछे क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि कॉन्शियस एफर्ट कर रहा है रीलर्न करने की। ये अंडरस्टैंडिंग है राइटर की, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वो लैंग्वेज यूज कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या है, कि उसको पता है, जब वो कहता है कि कॉन्शियस एफर्ट है टू रीलर्न, इट्स मीन कि जो भी उसका बिहेवियर था डॉक्टर का, राइटर ने उसको अंडरस्टैंड किया है कि उसका बिहेवियर इसलिए था क्योंकि वो रीलर्न कर रहा है। वो इसलिए ओवरवेल्म्ड है क्योंकि वो बाद में कवर अप थेरेपेटिक फेलियर, जो थेरेपेटिक फेलियर होते हैं वो उनको कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में अक्सर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स अगर हो जाती हैं, तो डॉक्टर जब थॉरली उसको देख रहे होते हैं तो वो बड़े ओवरवेल्म्ड होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को कवर कर रहे होते हैं कि पेशेंट की इस चीज को कैसे कवर किया जाए। अगर पोटाशियम लेवल इतना होगा तो अब इसको ये कर देते हैं, अगर इसको कैल्शियम की जरूरत है तो एक बोलस दे देते हैं, ईसीजी करवाएं तो ये मेडिसिन शुरू कर दे। तो ये सारा वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स के, उनको कवर अप कर रहे हैं और सिचुएशन में बड़े ओवरवेल्म्ड होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग वो शो कर रहा है इस चीज की। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें वो, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट द ट्रांसफरेंस ऑफ एलर्जीज बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हमने पैराग्राफ में सुजेशन देखनी है, किस चीज की सुजेशन देखनी है, कि जो माँ और बच्चे के अंदर एलर्जी ट्रांसफर होती है उसके बारे में वो क्या सुजेस्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं कि देयर इज एविडेंस दैट एलर्जेंस कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, तो शुरू में ही टॉपिक सेंटेंस के अंदर वो बता रहा है कि यहाँ पे एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है, कि एलर्जेंस कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, वो कह रहा है कि ब्रदर ब्रेस्ट मिल्क के जरिए से बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है, पॉसिबली आल्सो, यहाँ पे पॉसिबली वर्ड आया। ठीक है, दो पॉसिबली आल्सो थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जरिए और मिल्क के जरिए, सिंस द इमेच्योरिटी ऑफ बेबीज इम्यून सिस्टम माइट मेक देम मोर वल्नरेबल। क्योंकि पेशेंट जो बच्चे होते हैं उस वक्त उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है, इसलिए अगर माँ के अंदर किसी चीज की एलर्जी है तो बच्चे मोर वनरेबल। जो लैंग्वेज है आप देखें, ये रिसर्च लैंग्वेज में वो मोर वनरेबल को क्या कह रहा है, जो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं बच्चे, ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो इमेच्योर होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम, इसलिए उनके अंदर इनहेरिटेंट एलर्जिक टेंडेंसी ज्यादा आती है। ठीक है, अब ये वो सुजेशंस हैं, ये सुजेशन वाली लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। वुमेन इन एलर्जिक फैमिलीज कुड बी एडवाइज। अच्छा, वो कह रहा है कि अब जो एलर्जिक फैमिलीज की मदर्स होती हैं उनको एडवाइस किया जाता है, एडवाइस क्या किया जाता है, अब एडवाइज सर्टन फूड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट हो तो वो कुछ फूड्स को ना खाएं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग, कोशिश करें कि बच्चों को बाद में अगर वो एलर्जिक है तो ब्रेस्ट फीडिंग ना करें। ठीक है, ये सुजेशन है उसकी, ये हम देखते हैं। इट इज पॉसिबल दो दैट सम एलर्जीज और इंटॉलरेंस, के कुछ एलर्जीज और इंटॉलरेंस आर प्योरली
इमेजिनरी, जो ख्याली होती हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि कुछ एलर्जीज और कुछ इंटॉलरेंस ऐसी हैं जो ख्याली हैं, जो लोगों ने खुद से मिथ्स बनाई हैं अपने ज़हन में। एंड दिस कैन आल्सो हैव अ कॉन्सिक्वेंस फॉर चिल्ड्रन, और ये कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को बाद में ये नुकसानदेह भी हो सकती हैं। वन यूएसए स्टडी, अब यूएसए की स्टडी फाउंड दैट पेरेंट्स समटाइम्स अवॉइड फूड्स टू विच दे erroneously बिलीव देयर चिल्ड्रन वर एलर्जिक। ठीक है, और ये मुझे अब नजर नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ क्या नजर आ रहा है। हाँ जी ठीक है, तो वो कह रहा है कि पेरेंट्स समटाइम्स अवॉइडेड फूड्स टू विच दे erroneously बिलीव देयर चिल्ड्रन वर एलर्जिक, ओकेजनली लीविंग द चिल्ड्रन सीवियरली अंडर फीड। ठीक है, तो वो कुछ फूड्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि बच्चा अंडर फेड हो जाता है। ठीक है, अब ये वो मल्टीपल जगह पे सुजेशंस है, वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं। क्वेश्चन हमारा मेन क्या है कि हमने देखना क्या है कि ट्रांसफरेंस ऑफ एलर्जीज बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन के बारे में क्या बात हो रही है, कि मदर और चिल्ड्रन की जो एलर्जी है वो ट्रांसफर क्यों होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप के बाद हम किसके ऊपर जाएंगे, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना और ऑप्शंस के डिफरेंस को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस के डिफरेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इट इज ओनली पॉसिबल। अब ये जो ओनली पॉसिबल है इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, विद पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिर्फ कुछ खास लोग हैं उसके अंदर होता है कि माँ और बच्चे के अंदर एलर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इट कैन रिजल्ट, यहाँ पे वो रिजल्ट की बात कर रहा है। इट कैन रिजल्ट, किसके रिजल्ट, इंस्टेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन। माँ और बच्चे के अंदर एलर्जी इसलिए ट्रांसफर होती है क्योंकि बच्चे माल न्यूट्रिशन होते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों के अंदर क्या होती है, एलर्जी होती है। थर्ड ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, इट मे बी अवॉइडेबल, ये अवॉइडेबल है इफ सर्टन प्रिकॉशंस आर टेकन, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें, एहतियातें कर लें, तो ये क्या है, अवॉइड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड की बात कर रहा है, यहाँ पे रिजल्ट्स की बात कर रहा है। और चौथे ऑप्शन में क्या है कि इट इज मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस बिफोर द बेबी इज बोर्न। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही ये जो एलर्जी है उसके अंदर डिवेलप हो जाती है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हो गए हमारे, हमने ऑप्शंस के डिफरेंस को देख लिया कि यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर क्या बात है, बी के अंदर क्या बात है, सी के अंदर क्या बात है, डी के अंदर क्या बात है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जहां पे हमने स्कीमिंग की होती है हमने उधर वापस जाना होता है और हमने देखना होता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैच कर रही है, ये डिस्ट्रैक्टर तो नहीं है, या जो कुछ इस क्वेश्चन में पूछी गई है क्या ये वही है या कोई और इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो काम करेंगे। ठीक है, अब पहला ऑप्शन हम बात करते हैं। जब हमने मालन्यूट्रिशन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे सीवियरली अंडरफीड लिखा हुआ है। कहता है कि इट कैन बी रिजल्ट, बच्चों और माँ में एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सीवियरली अंडरफेड होते हैं, इसलिए उनके अंदर एलर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा नहीं है, वो बता रहा है कि बच्चों को एलर्जी होती है इसलिए माँ बाप कुछ खुराक उनको देना छोड़ देते हैं, इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात का जिक्र है लेकिन ये ओपोजिट जिक्र है। माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे एलर्जिक नहीं होते, बच्चे उनको ना कुछ खिलाया जाए इस वजह से वो माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा डिस्ट्रैक्टर है, क्योंकि मालन्यूट्रिशन का जिक्र अगर हम सीवियरली अंडरफेड लेते हैं तो अगली बात यह है कि मालन्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट को एलर्जी, बच्चों में और माँ बाप में एलर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टर है हमारा, डिस्ट्रैक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि बाद में बात करूंगा, जो ऑप्शन ए हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, कहता है कि इट इज ओनली पॉसिबल विथ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी, ठीक है, कैन बी ट्रांसफर्ड। तो और दूसरा ये है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि मदर चाइल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ, और ओनली जो है वो क्या है, वो 100% बात को शो करता है। ओनली मीन कि सिर्फ यही, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिसर्च लैंग्वेज होती है उसके अंदर 100% कोई बात नहीं होती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा ओनली की वजह से। ठीक है, अब ऑप्शन बी में वो कह रहा है कि इट इज मोस्ट लाइकली टेक प्लेस बिफोर द बर्थ। ठीक है, पैदा होने से पहले है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज एविडेंस दैट एलर्जीज कैन बी ट्रांसफर थ्रू मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क कब शुरू होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद होता है, पैदा होने से पहले नहीं होता। तो ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टर हो जाएगा। सही है, तो लास्ट में फिर हमारा ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचता है, सॉरी, ऑप्शन सी, दैट इट मे बी अवॉइडेबल इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन इन एलर्जिक फैमिलीज कुड बी एडवाइज टू अवॉइड
एडवाइस सुजेशन है, एडवाइस टू सर्टन फूड, अगर सर्टन फूड और प्रेगनेंसी में वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं, ये प्रिकॉशंस करती हैं, ये इस चीज को अवॉइड करती हैं, तो क्या होता है कि मदर में ट्रांसफर, ये ट्रांसफर से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने कल जिक्र कर लिया था, ठीक है। मिस्टेक्स चार किस्म की होती हैं।